वेलकम बैक टू सोना स्टडी। सोना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जातिवाद टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और अंत में हम इसी वीडियो में अंतरपीढ़ी संघर्ष के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, आगे के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम बात करते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है जातिवाद। देखेंगे जातिवाद किसी जाति के प्रति निष्ठा भाव रहते हैं उसे जातिवाद कहते हैं। जैसे एक जाति के सदस्य की वह संकुचित भावना है जो समाज व राष्ट्र के हितों की अवहेलना करते हुए अपने ही जाति के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देना तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति को मजबूत करना। जैसे कि अपने ही जाति को सामाजिक स्थिति में भी सुधार करना, आर्थिक स्थिति से भी सुधार करना, और राजनीति में तो होता ही है। वो हमारे जात के हैं तो हम उन्हीं को वोट करेंगे, वो हमारे जात के हैं तो हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, वो हमारे जात के नहीं हैं तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो हमारे जात के हैं तो हमारे लिए कुछ काम करेंगे। आगे देखेंगे भारत में अपनी जात के प्रति वफादारी एवं शक्ति की भावना हमेशा रहती है। अपने जात के प्रति लोग वफादार रहते हैं। आगे देखेंगे जातिवाद के कारण। जातिवाद के कारण के बारे में बात करेंगे। जैसे वैवाहिक कारण हो गया, धार्मिक प्रतिबंध हो गया, वोट की राजनीति, खान पान व सामाजिक सहवास हो गया। आगे हो गया आपका प्रचार एवं यातायात की साधनों में वृद्धि हो जाएगा कारण, और जाति स्थिति को ऊंचा उठाने की लालसा भी हो जाएगा। आगे जाति सम्मेलनों का आयोजन, संगठनों का विभाजन, है ना, ये सब कारण हो जाएगा जातिवाद के। आगे आरक्षण भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे जातिवाद के परिणाम। ठीक, जातिवाद के परिणाम के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय एकता में बाधा, इससे जातिवाद के परिणाम हो सकता है। राष्ट्रीय एकता में बाधा हो सकता है, और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता है। नैतिकता का पतन भावनाओं का पतन, हिंदू मुस्लिम करना, और औद्योगिक कुशलता में बाधा भी है। ठीक है, और प्रजातंत्र के लिए खतरा, ये भी है। आगे देखेंगे जातिवाद का निवारण। ठीक है, जातिवाद के निवारण के बारे में बात करेंगे। ये रहा आपका जातिवाद का निवारण। तो जातिवाद का निवारण कैसे कर सकते हैं? अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देखिए। जैसे अगर किसी का शादी हो तो ऐसा नहीं कि अपने ही जाति में करेंगे, अलग जाति में भी कर सकते हैं। और अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देके जातिवाद का निराकरण कर सकते हैं। सांस्कृतिक एकीकरण को प्रोत्साहन देके, शिक्षा द्वारा जागरूक करके, सबको शिक्षा देके जागरूक करेंगे तो जातिवाद का निवारण होगा। जातिबोधक नामों का बहिष्कार करके, और संस्कृति एकीकरण को प्रोत्साहन देके, निम्न जातियों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करके, जाति आधारित सम्मेलनों पर प्रतिबंध लगा करके हो सकता है। ठीक है, जाति आधारित संस्था एवं संगठन पर प्रतिबंध लगाएं, इसके द्वारा जातिवाद का निवारण हो सकता है। वहीं साथ ही हम देखेंगे कि डॉक्टर एन प्रसाद क्या कहते हैं जातिवाद को लेकर। तो डॉक्टर एन प्रसाद जो है कहते हैं जातिवाद को लेकर कि जातिवाद जो होता है, जातिवाद राजनीति में रूपांतरित जाति के प्रति निष्ठा है। ये डॉक्टर एन प्रसाद का कहना है। आगे देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं जातिवाद के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो जो है वो कहते हैं जातिवाद को हाथ की सड़ी उंगली की भांति बताया गया है, जातिवाद को, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। वहीं संविधान में जातिवाद को देखेंगे। संविधान में जातिवाद तो आपका पहला होता है जैसे समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार में जैसे समानता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 में है। समानता का अधिकार इतने में है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, तो अनुच्छेद 14 में जो है वो कानून के समझ समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14। वहीं अनुच्छेद 15 को देखेंगे तो अनुच्छेद 15 में जो भेदभाव का निषेध। आगे अनुच्छेद 16 देखेंगे। 16 में है जो है अवसर की समानता। आगे अनुच्छेद 17 में क्या है,
अस्पृश्यता का निषेध। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि अस्पृश्यता का निषेध अधिनियम किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो अनुच्छेद 17 में। अगर वही पूछता है अनुच्छेद 18, मान लीजिए 18 में किसका उल्लेख किया है, तो उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में। आगे देखेंगे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, तो इसको कब लाया गया, 1955 ईस्वी में लाया गया इसको, ठीक है, आया। और अगर वही पूछे कि लागू कब किया गया, तो 1 जून 1955 को लागू किया गया है, ठीक। और फिर संशोधन किया गया इसमें अस्पृश्यता अपराध अधिनियम में, तो पूछे अगर संशोधन कब किया गया है, तो 1976 ईस्वी में संशोधन किया गया है। और नया नाम अगर पूछता है, नया नाम परिवर्तित करके क्या है, तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम इसका नया नाम है। आगे देखेंगे SC/ST अनुच्छेद, तो SC/ST अनुच्छेद को देखेंगे तो इसको कब लाया गया है, तो 1989 ईस्वी में आया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अत्याचार निवारण अधिनियम, और लागू कब किया गया है, लागू SC/ST वाला 30 जनवरी 1990 को लागू किया गया है। और अगर लाया पूछ दे तो 1989, ठीक है। अब संशोधन अगर पूछ ले कि संशोधन कब किया गया है, तो फिर से SC/ST में मान लीजिए संशोधन पूछे तो आपका 2015 में संशोधन किया गया। अब फिर दोबारा कब लागू किया, 26 जनवरी 2016 को फिर लागू किया गया है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष को। अंतरपीढ़ी संघर्ष किसे कहते हैं, अंतरपीढ़ी संघर्ष 2 पीढ़ियों के बीच होने वाला टकराव, संघर्ष, मतभेद, तनाव, विरोध को अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। अंतरपीढ़ी संघर्ष में कौन कौन आएगा, जैसे आपका युवा हो गया एक, दूसरा प्रौढ़ हो गया, ठीक है, ठीक। और आगे आपका एक वृद्ध, इनके बीच का अंतर जो होता है वही अंतरपीढ़ी संघर्ष होता है। उदाहरण में जैसे मान लीजिए परिवार में प्रेम विवाह को लेकर होने वाला टकराव हो गया, एक पीढ़ी की दूसरी पीढ़ी को धमकी या उत्पीड़न द्वारा दबाव, ये भी हो गया। अब कुछ परिणाम देखेंगे, परिणाम क्या क्या हो सकता है, परिणाम इसका हो सकता है पारिवारिक विघटन, कलह, निराशा, मानसिक तनाव, पागलपन हो गया, आत्महत्या हो सकता है, ईर्ष्या भी हो सकता है। वही बात करेंगे प्रो दामले क्या कहते हैं अंतरपीढ़ी को लेके, नई पीढ़ी समाज में अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, लेकिन परंपरागत सामाजिक मूल्य इसके रास्ते में अवरोध बन रही है। मतलब जो नई पीढ़ी है वो अपने तरह से जीवन यापन करना चाहता है, और जो बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, वह इसके बीच में रास्ते में अवरोध बन रहे हैं, मतलब रुकावट बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखेंगे अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण, कौन कौन से कारण हो सकते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष के। तो पहला आपका हो गया सामाजिक के प्रतिमान, तो जैसे इससे हो गया आपका व्यक्तित्व हो गया, धार्मिक विश्वास हो गया, परंपराओं की सीख हो गया। आगे पश्चिमी देश हो गया मान लीजिए, तो पश्चिमी देश में जैसे हो गया समानता हो गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वार्थ को महत्व देना, भौतिक सुख की इच्छा करना और पश्चिमी संस्कृति का नकल करना, ये सब हो गया जो कि आजकल के नए पीढ़ी के लोग कर रहे हैं। आगे है पारस्परिक विश्वास की कमी, जैसे
पहले सास सोती थी, पूजा करती थी, बहू अब नहीं करती है। पीढ़ियों में विश्वास की कमी हो गई है। आगे देखेंगे नैतिकता के मानदंड। और नैतिकता के मानदंड में हो गया उचित व अनुचित मानना। जैसे नई पीढ़ी कुछ और चाहती है, पुरानी पीढ़ी कुछ और चाहती है। वहीं आप बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। समाज की प्रमुख 3 पीढ़ियां कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए युवा पीढ़ी, ऑप्शन बी वृद्ध पीढ़ी, ऑप्शन सी प्रौढ़ पीढ़ी और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसका आंसर बहुत आसान है और उम्मीद है कि आप सब बता देंगे। फिलहाल मैं बताती हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी युवा पीढ़ी। आगे देखेंगे 2 विभिन्न पीढ़ियों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले संघर्ष को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? अंतःपीढ़ी संघर्ष, अंतःपीढ़ी संघर्ष, ए तथा बी दोनों और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अंतःपीढ़ी संघर्ष। आगे देखेंगे जातिवाद को दूर करने के मुख्य उपायों में शामिल है। तो क्या क्या शामिल है? ऑप्शन ए नैतिक एवं राष्ट्रीय शिक्षा, सही है आपका। ऑप्शन बी जाति संगठनों पर रोक, ये भी सही है, हो सकता है। अगला अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन, ये भी सही है। और अच्छा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आगे देखेंगे जाति एक द्वंद्व वर्ग है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी मजुमदार एवं मदान का, ऑप्शन सी दुर्किम का और ऑप्शन डी इरावती कार्वे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मजुमदार एवं मदान का मानना है कि जाति एक द्वंद्व वर्ग है। आगे देखेंगे जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में और ऑप्शन बी अथर्ववेद में और ऑप्शन सी यजुर्वेद में और ऑप्शन डी सामवेद में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में जो है जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। आगे देखेंगे निम्न में से जाति का आधार क्या है? तो जाति का आधार क्या है? जन्म है या कर्म है या धन या योग्यता? तो ऑप्शन ए सही है, जन्म। जन्म के आधार पर ही जाति निर्धारित होता है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन जाति नहीं है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, भील और शूद्र। तो आपका जो है भील जो है वो जाति नहीं है। आगे देखेंगे निम्न में से कौन वर्ण नहीं है? तो ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय भी वर्ण है, शूद्र भी वर्ण है। ऑप्शन बी सही है, यादव जो है वो वर्ण नहीं है। आगे देखेंगे इसने कहा है कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है। जे.एम. हंटन, डॉक्टर राधा कृष्णन, महर्षि वेद व्यास, मैक्स मूलर। तो ये कहे हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। आगे देखेंगे वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या आपका 4 है। ठीक है, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, आगे के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर